हैप्पी लर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रिवाइज विद मिहिर। आज के एपिसोड में हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर वाली रीडिंग का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस एपिसोड को। सबसे पहले कंसेप्ट समझो शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे आपका कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपका टेक्नोलॉजी हुआ, फिजिकल कैपिटल हुआ, प्लांट साइज हुआ। तो शॉर्ट रन में आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, और लॉन्ग रन में आप ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा लो 2 इयर्स के अंदर, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर 2 इयर्स में प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 ईयर आपके लिए शॉर्ट रन हो जाता है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 10 इयर्स में आप अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाइए, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। सो 10 ईयर्स आपके लिए लॉन्ग रन बन जाता है। तो शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड जहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जहां पे आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। फिर आता है कंसेप्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, एक थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है। मतलब काफी ज्यादा रेयर है उसको फाइंड करना रियल वर्ल्ड में। परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी फर्म्स हैं, सब एक आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सारे फर्म्स प्राइस टेकर्स हैं, वो खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करते। जो भी मार्केट में प्राइस डिसाइडेड होता है, उनको उस प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता है। फिर परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स को सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। मतलब एवरीवन नोज एवरीथिंग। फर्म के लिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं है। वो खाली एक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट में काम करेंगे। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट काफी ज्यादा फ्रीली हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। मतलब योर प्राइस इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू, इट इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। फिर परफेक्ट कंपटीशन में अपन उनका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। जब अपन इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट का बात करते हैं, तो अपन अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करके अपना टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, विच इज द सम टोटल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस योर अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल। ब्रेक इवन पॉइंट का एक कंसेप्ट समझो। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट ना वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पे अपना टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। बट अपन इकोनॉमिक्स में कभी भी कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि इकोनॉमिक कॉस्ट के नजरिए से देखते हैं, विच इज द सम टोटल ऑफ योर टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर एक फर्म का अकाउंटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है कि उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो। और अगर एक फर्म जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा है, तो अपन ये बोलते हैं कि वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अगर एक फर्म पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज मोर देन जीरो, तो अपन ये बोलते हैं कि वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एंड वो अट्रैक्ट करेगा more number of players in the market, जिसके कारण प्राइस विल गो डाउन एंड अल्टीमेटली आप एक इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाओगे। परफेक्ट कंपटीशन का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वो पॉइंट है जहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज टोटल कॉस्ट। फिर आता है कंसेप्ट शटडाउन पॉइंट का। देखो, नाम से समझो, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इकोनॉमिकली आपके लिए बेटर होगा कि आप अपने ऑपरेशंस को बंद कर दो और आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दो। पर शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपके कॉस्ट कुछ फिक्स्ड होते हैं एंड कुछ वेरिएबल होते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिकवर योर कॉस्ट, यू शुड रन योर बिजनेस। तो इफ यू आर चार्जिंग that revenue which is able to cover some variable cost as well as some part of your fixed cost, then you should continue. but long run में आप fixed cost को हटा सकते हो। so in case you are not able to cover your entire cost, it is economically better for you to close down your business. इससे अपन को क्या समझ में आया कि इफ माई एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन आई शुड शट डाउन, और ये मेरा शॉर्ट रन का शट डाउन पॉइंट बन जाएगा। इफ माई एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट इट इज स्टिल less than the average total cost, then I should continue my operations in the short run, but I should shut down in the long run. तो ये मेरा long run shutdown point बन जाएगा।
एंड इफ माई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू माई एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये हमने देखा कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। फिर आता है कंसेप्ट आपका ब्रेक इवन एंड शटडाउन पॉइंट आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे निकालते हो। सेम केस है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे भी वही पॉइंट है जहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट, एंड शटडाउन पॉइंट का भी एनालिसिस आप ठीक उसी तरीके से करोगे जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन के केस में करते हो। ध्यान रखना, इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर डिमांड कर्व। तो जिस पॉइंट में आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, उस पॉइंट में आप देखोगे कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, बट ये खाली इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है। फिर आता है कंसेप्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक वो फिनोमिना है कि जैसे जैसे आप अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज करते हो, आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाता है। मतलब ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग सेगमेंट होता है, जहां पे आप अपने आउटपुट लेवल को बढ़ा रहे हो और आपका कॉस्ट कम हो रहा है। कौन से फैक्टर्स के कारण आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल देख सकते हो? सबसे पहले, जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हो, कंटिन्यू करते रहते हो, तो आप देखोगे कि आपके लेबर्स एंड वर्कर्स के पास एक लर्निंग कर्व आता रहता है। दूसरा, जैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ते हैं, आपका क्वांटिटी परचेज बढ़ता है एंड उसके कारण आपके सप्लायर्स आपको बल्क डिस्काउंट भी देते हैं। थर्ड, आप और भी ज़्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, जिसके कारण आपका कॉस्ट कम होता है। एंड लास्ट में आप ऐसे वेस्टेज रिड्यूस करने के मेथड्स को लगाते हो, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो और आपका ओवरऑल कॉस्ट कम होता जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर कोई फर्म एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो देखेगी कि उसको कम इनपुट लगाना पड़ता है, पर उसको जो आउटपुट मिलता है वो उसको ज़्यादा मिलता है, एंड हेंस उसको वो गेन देखने को मिलता है। जब कोई कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रही है, तो बेटर होता है कि वो कंपनी को अपना प्रोडक्शन और स्केल अप करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना चाहिए। फिर आता है कंसेप्ट डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां पे आपका जैसे जैसे आप प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते हो, आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता जाता है। मतलब ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व का अपवर्ड स्लोपिंग सेगमेंट बनता है। अब ये क्यों होता है? जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ते हैं, हो सकता है कोई फंक्शंस आप डुप्लीकेट कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, रेपटेपिज्म बढ़ रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उतना इनोवेशन नहीं हो रहा है, यू आर बिकमिंग टू लार्ज टू मैनेज। आपको अपने वर्कफोर्स को मोटिवेट करना और थोड़ा हार्ड हो जाता है, एंड हेंस आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा। जो फर्म्स डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रही है, वो ये देखेगी कि जैसे वो अपना आउटपुट बढ़ाते हैं, उनको उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनपुट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको लॉस होता है। मतलब अगर वो अपने आउटपुट को 5% से बढ़ा रहे हैं, तो उनको जो इनपुट रिक्वायर्ड होगा टू इंक्रीज़ दैट आउटपुट बाय 5%, वो हो सकता है 10% लगे, 15% लगे, एंड उनको लॉस देखने को मिलता है। अगर कोई कंपनी डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल देख रही है, तो उसको ये एडवाइस किया जाता है कि यू शुड स्केल डाउन योर प्रोडक्शन लेवल। फिर हर एक कंपनी एक ऐसे ऑपरेटिंग साइज, एक ऐसे स्केल ऑफ ऑपरेशन में काम करना चाहेगी जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मतलब उसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो एक यू शेप कर्व होता है, उसके जो सबसे मिनिमम पॉइंट है, हम वहाँ पे ऑपरेट करना चाहेंगे, और उस पॉइंट को हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलते हैं, जिसको अपन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से भी दिखाते हैं। अगर आप एक परफेक्ट कंपटीशन में काम करते हो, तो आपको ये मिनिमम एफिशिएंट स्केल में काम करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्री में प्राइस सेट हुआ है, वो इस कॉस्ट स्ट्रक्चर के बेस में ही सेट हुआ है। अगर आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो यू विल सी कि आप इकोनॉमिक लॉसेस सफ़र करोगे और आपको इंडस्ट्री को एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर आपको सर्वाइव करने के लिए अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन को मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक टिप बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मैक्सिमाइज़िंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालने बोलता है। तो वो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो कि ऐसा कौन-सा लेवल ऑफ आउटपुट है, जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। सो पॉइंट वेयर एमआर इज़ इक्वल टू एमसी। फिर देखो कि जहाँ पे एमसी कर्व इज़ कटिंग दी एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। नीचे से आपका जो एमसी कर्व है, वो एमआर कर्व को कट कर रहा है। मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट में, जहाँ पे योर मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू, वहाँ पे आपको रुक जाना है।
उस पॉइंट में आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। मतलब द पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड द एम सी कर्व इज कटिंग द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। फिर कंसेप्ट आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर का। सबसे पहले समझो द मीनिंग ऑफ वर्ड मार्केट। देखो, मार्केट का मतलब है वो प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं, एक दूसरे को अवेयर करते हैं एंड एक प्राइस में एग्री करते हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकें। मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके समझना अपने लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे अपन एक फर्म की लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पावर को और उसके पोटेंशियल टू इंक्रीज प्रॉफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं। प्राइमरीली अगर आप देखो तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा। फिर आता है मोनोपोली, फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर आता है ओलिगोपोली। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? तो उसको अपन ये 5 फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ फर्म्स एंड उनका साइजेस कितना है। दूसरा, जो वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंशिएशन है। तीसरा, क्या उन लोग के पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। फोर्थ, क्या बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट है उस इंडस्ट्री में। एंड फिफ्थ, कितना डिग्री ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब इस फैक्टर्स को फर्म्स यूज करते हैं टू compete विथ ईच अदर अपार्ट फ्रॉम प्राइस। लेट्स से एडवर्टाइजिंग करके, मार्केटिंग करके। तो हर वो फैक्टर जो कंपनी यूज करती है अदर देन प्राइसिंग टू compete विथ ईच अदर, उसको अपन नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको एनालाइज करने का एक बहुत इजी तरीका है कि कितना ज़्यादा आपके इंडस्ट्री में डिमांड इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। देखो, जितना ज़्यादा इलास्टिक आपका डिमांड होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपके क्वांटिटी डिमांडेड में व्हेन यू चेंज द प्राइस। एंड द मोर इलास्टिक द डिमांड कर्व इज, द मोर फ्लैट इट विल बी। जितना ज़्यादा आपका डिमांड कर्व इन इलास्टिक होगा, इसका ये मतलब है कि आपके क्वांटिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा इवन व्हेन यू आर चेंजिंग द प्राइस। मतलब कस्टमर्स आर वेरी मच स्टिकी टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्राइस चेंज एंड यू विल हैव अ स्टीपर डिमांड कर्व। इसीलिए अपन को परफेक्ट कंपटीशन में एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व देखने मिला था विच इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। मोनोपोली में अपन को थोड़ा स्टीप और इन इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलता है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में अपन को रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व मिलता है, देखने को मिलता है विच इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी अपन हर एक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 2 वर्ड से मिलके बना है विच इज मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ना देर आर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट एंड बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। जो एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो इन द आइज ऑफ कस्टमर ताकि वो आपके प्रोडक्ट को एक सब्सटीट्यूट समझे दूसरे प्रोडक्ट का। यहाँ पे फर्म्स के पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहता है। बट अगर एक फर्म काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में, तो फिर वो अपने फर्म से, अपने कस्टमर्स से ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है एंड हेंस उसका प्राइसिंग पावर भी इम्प्रूव होगा। अगर एक फर्म बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, तो ये भी हो सकता है कि वो एक मोनोपोली की तरह बिहेव करे और एक मोनोपोली की तरह अपना प्राइजेस चार्ज करे। जनरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतने फर्म्स होते हैं कि यहाँ पे कोल्यूशन करना, प्राइस फिक्सिंग करना फर्म्स के बीच में पॉसिबल नहीं होता है। और काफ़ी ज़्यादा फर्म्स नॉन प्राइसिंग टेक्टिक्स को यूज़ करते हैं टू compete विथ ईच अदर। नॉन प्राइसिंग टेक्टिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन प्राइस कंपटीशन, ये वो तरीके हैं जो आप अदर देन प्राइस के बेसिस में compete करते हो, जैसे कि मार्केटिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, अपने प्रोडक्ट्स को सुपीरियर क्वालिटी दिखाना हुआ एंड इस तरीके से आप आपस में compete करते हो। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो?
देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ नहीं है, वो पॉइंट है जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालना मैंने आपको सिखाया है। MR इज इक्वल टू MC एंड द MC कर्व इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो। शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में जैसे इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के और भी प्लेयर्स इंसेंटिवाइज होंगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, वो आएंगे, प्राइजेस को नीचे पुश कर देंगे, आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा और आप देखोगे कि आप एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पा रहे हो। फिर आता है ओलिगोपोली का डिस्कशन। ओलिगोपोली में क्या होता है कि देर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली इज डुओपोली, जहां पे खाली दो फर्म हैं जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आपका पेप्सी एंड कोको कोला। ओलिगोपोली में देर इज वेरी हाई बैरियर टू एंट्री, मतलब कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट आर वेरी हाई। और हर एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे प्रोडक्ट का। अगर आपको कोको कोला नहीं पीना है, आप आ जाके पेप्सी लोगे, किसी को पेप्सी नहीं लेना है, वो जाके कोको कोला ले सकता है। देर इज़ अ वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। जनरली ओलिगोपोली में काफ़ी कम फर्म्स होते हैं इंडस्ट्री में, और इसीलिए हर एक फर्म का काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग पावर होता है। दे हैव सब्सटेंशियल प्राइसिंग पावर विद देम। देर आर सो फ्यू फर्म्स इन दी ओलिगोपोली इंडस्ट्री कि इन लोग के बीच में कॉल्यूजन एंड प्राइस फिक्सिंग काफी ज्यादा पॉसिबल है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉल्यूजन इज ओपेक कार्टेल। यहाँ पे भी फर्म्स नॉन प्राइसिंग टेक्निक्स जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एज सुपीरियर क्वालिटी, ये सब चलता है अपार्ट फ्रॉम प्राइस कंपटीशन। ओलिगोपोली में डिमांड एनालाइज करने के लिए अपने पास चार डिफरेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल है किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल का। ये इस एजम्पशन में बेस्ड है कि अगर एक कंपनी अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो कॉम्पिटिटर्स इस एक्शन को मैच नहीं करेंगे, बट अगर वो कंपनी प्राइस डिक्रीज करती है तो कॉम्पिटिटर्स भी इस एक्शन को मैच करके अपने प्राइस को डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए फर्म्स को दो तरीके के डिमांड कर्व देखने को मिलते हैं। जब वो प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रहे, तो उनका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो काफ़ी तेजी से गिर जाता है, एंड हेंस उनको एक काफ़ी इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलता है। जब वो प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो सारे कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए उनकी खुद की क्वांटिटी इंक्रीज में उतना फर्क नहीं आता है, एंड हेंस उनको एक इन इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलता है। तो पूरा क्रक्स ये है कि when you increase the price you have a more elastic demand curve, when you decrease the price you have a less elastic demand curve। फिर सेकेंड मॉडल आता है कुर्नो एजम्पशन मॉडल का। कुर्नोट एजम्पशन मॉडल ये बोलता है कि ये एज्यूम करता है आपका ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में खाली दो फर्म्स हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डुओपोली मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एजम्पशन किया जाता है शॉर्ट रन में कि अगर मैं एक प्राइस और आउटपुट लेवल को चूज करूंगा जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, वो उस प्राइस एंड आउटपुट लेवल को मैच नहीं करेगा। बट लॉन्ग रन में मैं उसके साथ कोल्यूड कर लूंगा और दोनों फर्म्स मिलके पूरे मार्केट शेयर को इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब हम दोनों सेम क्वांटिटी सेल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। फिर आता है स्टेकलबर्ग मॉडल। स्टेकलबर्ग मॉडल बेस्ड है एक प्रिंसिपल में जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये बोलता है कि वो फर्म जो मार्केट में पहले आया उसको सबसे बड़ा पाई मिलेगा पूरे मार्केट शेयर का, वो सबसे डोमिनेंट फर्म होगा पूरे मार्केट में। मतलब पहले उसको डिसाइड करने मिलेगा कि उसको कौन से आउटपुट लेवल में ऑपरेट करना है और कौन से प्राइस लेवल में ऑपरेट करना है, और उसके बाद जो छोटे फर्म्स हैं, जो फॉलोअर फर्म्स हैं, वो उस प्राइस एंड आउटपुट लेवल के बेसिस में अपने प्राइस एंड आउटपुट को डिसाइड करेंगे। इन द लॉन्ग रन जो ये डोमिनेंट फर्म है, जो ये लीडर फर्म है,
वो एक हाई प्राइस चार्ज करेगा एंड इसीलिए उसको पूरे टोटल मार्केट प्रॉफिट का एक ज़्यादा शेयर लेने को मिलता है। जो लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल आता है जिसको अपन नैश इक्विलिब्रियम बोलते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। नैश इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि हर एक फर्म जो भी बेस्ट उससे पॉसिबल है वो करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स। मतलब फर्म वो चॉइस में ऑपरेट करना चाहेगा जो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है या फिर जो उसके लॉसेस को डिक्रीज कर रहा है। और वो एक्शन मैं करूंगा जिसमें मेरे को फायदा होता है। नैश इक्विलिब्रियम अपन को ये बताता है कि अगर फर्म्स आपस में कोल्यूड करें तो उन लोग के लिए प्रॉफिट कमाना ज़्यादा हो सकता है rather than they competing with each other। एंड इसी कारण कोल्यूजन वर्ल्ड में आया। कोल्यूजन एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे फर्म्स एंटर करते हैं एक एग्रीमेंट में कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर से, या फिर हम एक पर्टिकुलर आउटपुट लेवल ही खाली सप्लाई करेंगे मार्केट में, जिसके कारण अपन अपने प्राइस को और भी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोल्यूजन का एग्जांपल मैंने आपको बताया, इट इज़ दी ओपेक कार्टेल। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपका ये कोल्यूजन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है 6 फैक्टर्स में। अगर आपका कोल्यूजन सक्सेसफुल है, मतलब जो भी आपके पार्टिसिपेंट फर्म्स हैं वो आपस में चीट नहीं करेंगे। अगर आपका कोल्यूजन फेल हो गया, मतलब आप लोग के बीच में एग्रीमेंट फेल हो गया, एवरीवन इज ब्रेकिंग द एग्रीमेंट एंड चीटिंग विद ईच अदर। कोल्यूजन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा इन 6 फैक्टर्स में। सबसे पहला, नंबर ऑफ सेलर्स। इफ देर आर फ्यूअर number of sellers it will be more successful, if there are many sellers it will be less successful। फिर आता है प्रोडक्ट सिमिलैरिटी। इफ एवरीवन इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स इट इज मोर सक्सेसफुल, इफ एवरीवन इज सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इट इज लेस सक्सेसफुल। फिर आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर सारे फर्म्स का सिमिलर कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है सो इट इज मोर सक्सेसफुल, इफ इट इज हैविंग डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर देन इट इज लेस सक्सेसफुल। फिर आता है ऑर्डर साइज एंड फ्रीक्वेंसी। अगर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स हैं सो इट इज मोर सक्सेसफुल, इफ इट्स लार्ज इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर्स इट इज लेस सक्सेसफुल। फिर आता है स्ट्रेंथ एंड सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन। अगर काफी स्ट्रॉन्ग एंड सिवियर पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन मिलेगा तो योर कल्यूजन एग्रीमेंट विल बी मोर सक्सेसफुल, इफ इट इज माइल्ड एंड लेस सिवियर इट विल बी लेस सक्सेसफुल। फिर आता है डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कंपटीशन कितना है। अगर कम कंपटीशन है तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा आपका कॉल्यूसिव एग्रीमेंट। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इफ इट इज मोर कंपटीशन देन इट विल बी लेस सक्सेसफुल। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोल्यूजन आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि हर एक सेलर का कितना पावर है, क्या साइज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे मार्केट में। अगर एक डोमिनेंट फर्म है और इट इज फॉलोड बाय many number of small firms, उस केस में आपका collusion ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बट इफ ऑल द फर्म्स आर ऑफ रफली सेम साइज देन दे विल compete with each other एंड आपका collusion उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट लेवल ओलिगोपोली में आप कैसे डिटरमाइन करोगे? सेम तरीके से डिटरमाइन करते हो जैसे अपन अपनी सब पढ़े थे, पर यहाँ पे एक फैक्टर और अपन को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि ओलिगोपोली में हर फर्म का आउटपुट एंड प्राइस लेवल इंटरडिपेंडेंट होता है दूसरे फर्म के आउटपुट और प्राइस लेवल से। मतलब हर एक फर्म की स्ट्रेटेजी इज डिपेंडेंट ऑन अनदर फर्म स्ट्रेटेजी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट लेवल को डिटरमाइन करना। But the basic idea of calculation of your equilibrium output, which is the profit maximizing level of quantity, वो सेम रहता है। ये वो level of output है जहाँ पे MR is equal to MC and the MC curve is cutting the MR curve from below। फिर consumers इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को खरीदने के लिए कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, उससे अपन इक्विलिब्रियम प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज होगा ओलिगोपोली के केस में दैट विल बी मोर देन व्हाट इज चार्ज बाय अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इट विल बी लेस देन व्हाट इज चार्ज बाय अ फर्म इन केस ऑफ मोनोपोली। फिर अपन मार्केट पावर को कैसे मेजर कर सकते हैं और उसको यूज करके अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तरीका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इफ द डिमांड इज वेरी मच इलास्टिक it is a horizontal demand curve, it is close to perfect competition. If the demand is very much inelastic, it is rigid, it is sticky,
then it is close to a monopoly competition. गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी इसलिए करते हैं ताकि वो रेगुलेट कर पाए हर एक मार्केट को, हर एक इंडस्ट्री को, और वो उसके साथ साथ डिग्री ऑफ कंपटीशन को भी रेगुलेट कर पाए, ताकि इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस में एंटर ना करें जिससे कंज्यूमर्स को हार्म हो. टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू प्रमोट फेयर ट्रेड, गवर्नमेंट try to identify market structure and regulate it. दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन रेशियोज को यूज करके. जो दो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन रेशियो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में, वो होते हैं एन फर्म कंसंट्रेशन रेशियो और दूसरा आता है HHI इंडेक्स विच इज हर्फिंडाइल हर्शमैन इंडेक्स. जो आपका एन फर्म कंसंट्रेशन रेशियो है वो बहुत ही सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो. हर एक बड़ी कंपनी का मार्केट शेयर का सम है, तो सम ऑफ मार्केट शेयर ऑफ ऑल दी लार्ज फर्म्स इन दी इंडस्ट्री. Advantage of it is very simple to calculate. Disadvantage of it is insensitive to mergers of firms within an industry. Let's say कोई इंडस्ट्री में अगर मर्जर हो रहा है तो उस केस में उस इंडस्ट्री का एन फर्म कंसंट्रेशन रेशियो में आपको उतना चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सो इट इज इनसेंसिटिव टू इट. टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम अपन लोग HHI इंडेक्स को यूज करते हैं, जहां पे मार्केट शेयर को पहले अपन स्क्वायर करते हैं और सारे स्क्वायर ऑफ मार्केट शेयर का अपन सम कैलकुलेट करते हैं. फिर यहाँ पे दो यूनिक केस आते हैं. अगर एक मोनोपोली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ पे खाली एक फर्म है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में उसका HHI 1 होगा. इफ देर आर n फर्म्स इन द मार्केट और हर फर्म का इक्वल मार्केट स्ट्रक्चर है, तो उस केस में हर एक फर्म का HHI विल बी इक्वल टू 1/n. और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, मतलब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका HHI गिरता जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर HHI इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ कंपटीशन. पर ये दोनों कंसंट्रेशन रेशियोज का एक प्रॉब्लम है. लिमिटेशन ये है कि दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लो बैरियर्स टू एंट्री. मतलब ये करंट कंपटीशन को मेजर करते हैं, ये पोटेंशियल कंपटीशन को मेजर नहीं करते. ये पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे एंट्री हो सकता है इस इंडस्ट्री में, वो अपन को मेजर करके नहीं बताते हैं. तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू रिवाइज समथिंग न्यू विथ मी. Until then guys, happy learning and take care.